bird on a tree. I'm just sitting here. हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस में। आज हम आपके लिए लाए हैं नाइट्रोजन के यौगिक, हमारा पी ब्लॉक तत्व। पी ब्लॉक के तत्वों का जो टॉपिक चल रहा है, चैप्टर है, 6वीं यूनिट है और पी ब्लॉक एलिमेंट चल रहे हैं। इसमें हम नाइट्रोजन परिवार के बारे में पढ़ रहे थे। नाइट्रोजन परिवार के बारे में सभी बातें आपने सीख ली हैं पिछले वीडियो में, लेकिन अब अगला वीडियो आ गया है इसका नाइट्रोजन के यौगिक, जिसमें हमने आपको अमोनिया, इसका मेन यौगिक अमोनिया बनाने की विधि, भौतिक एवं रासायनिक गुण का एक वीडियो आपको दे चुके हैं, आपके लिए प्रोवाइड करा चुके हैं। लेकिन अब अगला टॉपिक है हमारा नाइट्रिक अम्ल HNO3। नाइट्रिक अम्ल को किस प्रकार से बनाया गया था और इसके भौतिक एवं रासायनिक गुण क्या हैं, इसके बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं उनसे ये कहना है हमारा कि वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारा वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए कि वीडियो आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पर और वीडियो देखने के बाद यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि नाइट्रिक अम्ल को कब बनाया गया था, किसने बनाया था और किस सन में बनाया था और किस चीज़ से बनाया था, कौन से पदार्थ से नाइट्रिक अम्ल को बनाया था। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं और बताते हैं नाइट्रिक अम्ल को किस प्रकार से बनाया गया था। तो नाइट्रिक अम्ल सन 1658 ईस्वी में, कितनी, सन 1658 ईस्वी में गिलोबर नामक वैज्ञानिक ने इसको सोरे के अम्ल से प्राप्त किया था, जिसे हम कहते हैं सोरे से प्राप्त किया था। किससे? सोरे का अम्ल ना लिख के सोरे से प्राप्त किया था, जिसे हम कहते हैं KNO3। ये पोटेशियम नाइट्रेट है। अब हम इसको अपनी भाषा में बोलते हैं, इस समय हम जानते हैं इसका नाम होता है सॉल्ट पीटर। इसको एक सीधी भाषा में कहते हैं सॉल्ट पीटर, और रासायनिक नाम बोलेंगे तो पोटेशियम नाइट्रेट से सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, किसके साथ गर्म किया था इसको, H2SO4 के साथ जब इसको गर्म किया था सोरे को, तो सॉल्ट पीटर कहते हैं, और मिला था हमें HNO3, वो था नाइट्रिक अम्ल। उस समय इसको सोरे का अम्ल ही कहा जाता था, और इससे प्राचीन काल में इसे एक्वा फार्टिस कहते थे। तो यहाँ पर हमें ये ज्ञात हो गया है कि नाइट्रिक अम्ल का निर्माण गिलोबर नामक वैज्ञानिक ने सोरे से सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराई और हमें नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हुआ। उस समय इसको एक्वा फार्टिस कहते थे। अब जिस प्रकार से इसे बनाया गया था, तो उसी प्रकार से प्रयोगशाला में भी हम बनाते हैं। प्रयोगशाला में भी इसी प्रकार से बनाएंगे कि आखिर किस प्रकार ये बनकर तैयार हुआ था उस समय। तो प्रयोगशाला में हम पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फ्यूरिक अम्ल को, या सोडियम नाइट्रेट और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं, तो नाइट्रिक अम्ल हमें प्राप्त हो जाता है। देखिए कैसे। अब लिखेंगे हम इसमें बनाने की विधियाँ। ये जो चित्र बने हुए हैं इनको अभी भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये औद्योगिक विधियों में आते हैं और चलते हुए वीडियो में चित्र बनाने में काफ़ी समय लगते हैं। ठीक है, तो पहले हम हेडिंग डाल लें बनाने की विधियाँ। क्या चीज़ बनाएंगे? नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधियाँ, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो सबसे पहली आपकी विधि होती है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में हम नाइट्रिक अम्ल को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, दो चीज़ों के साथ में यदि हम गर्म कर दें तो हमें नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। पहले होता है KNO3, इसका नाम होता है सॉल्ट
पीटर, पोटेशियम नाइट्रेट। दूसरा होता है NaNO3, तो ये होता है चिली सॉल्ट पीटर, चिली सॉल्ट पीटर। तो हम क्या करेंगे, पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट, जिसका पोटेशियम नाइट्रेट का नाम है सॉल्ट पीटर और सोडियम नाइट्रेट का नाम होता है, जनरल नाम जो लिया जाता था उस समय, चिली सॉल्ट पीटर। इसमें हम डालेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और यहाँ पर भी डालेंगे H2SO4। जब हम चिली सॉल्ट पीटर और चिली सॉल्ट पीटर को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो हमें प्राप्त होता है HNO3। कहाँ से, इसका एक हाइड्रोजन लेकर, ये इसका एक हाइड्रोजन ले लेता है, एक ही, यहाँ पर दो हैं, एक हाइड्रोजन लेकर ये HNO3 तो यहाँ पर लिखा ही हुआ है, तो ये बन जाता है HNO3 नाइट्रिक अम्ल, और बचा क्या, K, और यहाँ पर क्या बचा HSO4। इसका नाम होता है पोटेशियम बाई सल्फेट। हमें नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हो गया प्रयोगशाला विधि में। ऐसा ही यहाँ पर होगा, एक हाइड्रोजन इस सल्फेट से लेकर ये नाइट्रेट टूट जाएगा और बनाएगा HNO3, बन गया HNO3। अब बचा क्या, एक सोडियम बचा हुआ है और बीच में यहाँ H छोड़ा था, वो HSO4, यानी कि सोडियम बाई सल्फेट। तो दोनों विधियों में हमें क्या प्राप्त हुआ, नाइट्रिक अम्ल। यानी प्रयोगशाला विधि में यदि हम पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो जो लवण निकल जाते हैं उसके बाद में हमें प्राप्त होता है नाइट्रिक अम्ल। ये तो हो जाती है आपकी प्रयोगशाला विधियाँ, ठीक है, प्रयोगशाला विधि हो जाती हैं। अब प्रयोगशाला विधि के बाद में हमें करनी होगी औद्योगिक विधियाँ। अब इसको थोड़ी मात्रा में ही प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है, 1-2 लीटर बना सकते हैं आप। अब हमें ड्रम के हिसाब से चाहिए होती है, हज़ारों लीटर में नाइट्रिक अम्ल चाहिए होगा, तो हमें ये जो औद्योगिक विधियाँ लिखी हैं, पहली ओस्टवाल्ड है, दूसरी बर्कलैंड आइड विधि है। पहली ये ओस्टवाल्ड विधि है, दूसरी बर्कलैंड आइड विधि है, और दोनों विधियों में बस इतना अंतर है, एक में अमोनिया से बनाया जाता है नाइट्रिक अम्ल और एक में नाइट्रोजन से बनाया जाता है। अमोनिया को ऑक्सीजन के साथ इसमें डालते हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ इसमें डालते हैं। तो दोनों विधियों में हम आपको बताएंगे कि कैसे नाइट्रिक अम्ल बनता है। तो प्रयोगशाला विधि को हम रफ कर देते हैं, अब लिखेंगे औद्योगिक विधियाँ। औद्योगिक विधियाँ, औद्योगिक विधियों में क्या करेंगे, नंबर 2 औद्योगिक विधियाँ। और औद्योगिक विधियों में 2 विधियाँ, सबसे पहली विधि है नंबर 1 ओस्टवाल्ड विधि, और नंबर 2 होगी आपकी बर्कलैंड आइड विधि। ये 2 विधियां होंगी आपकी, और दोनों के जो चित्र हैं वो आपके सामने सेम टू सेम है, बस यहाँ पर क्या है, उत्प्रेरक का तरीका और पदार्थ डालने का तरीका बदल गया। यहाँ पर अमोनिया डाली जा रही है इस कक्ष में, और यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को प्रवाहित किया जा रहा है। उत्प्रेरक के दोनों कक्ष हैं। ये है प्लेटिनम की जाली, प्लेटिनम की जाली, और यहाँ क्या है, प्लेटिनम का उत्प्रेरक कक्ष और सीधी सीधी स्तंभ में खड़ी खड़ी, और ये है ऑक्सीजन टैंक, ये भी है ऑक्सीजन टैंक। दिख नहीं रहा है, ग्रीन से लिखा हुआ तो हम ब्लैक कर देते हैं, ऑक्सीजन टैंक। ठीक, अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं दोनों विधियों में। जब हम अमोनिया को NH3 को ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ प्लेटिनम जाली
जिसका तापमान होता है लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड। अमोनिया को जब हम ऑक्सीजन के साथ इस प्लेटिनम उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं, प्रवाहित करते हैं, जिसका तापमान होता है 800 डिग्री सेंटीग्रेड, ये बदल जाती है नाइट्रिक ऑक्साइड। NO को कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड और जल में। अब यहाँ पर हमें जल और नाइट्रिक ऑक्साइड बनाना, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर लें, 2 तियाँ 6, तो 3 ऑक्सीजन यहाँ, नाइट्रोजन 2 यहाँ पर, कितने हो जाएंगे टोटल ऑक्सीजन की संख्या? 3 एकन 3 और 2 5, लेकिन यहाँ पर 5 कर नहीं सकते हैं तो इसको और बढ़ा लेते हैं, इसको 4 कर लें, तो 4 तियों 12, यानी कि 6 दूनी 12। अब ये नाइट्रोजन हो जाएंगे 4, हो गए, क्योंकि नाइट्रोजन में मल्टीप्लाई किया तो नाइट्रोजन 4 हो गए और हाइड्रोजन 4 तियों 12 हो गए, तो 6 दूनी 12। ऑक्सीजन कितनी टोटल खर्च हुई? 4, 4 एकन 4 और 4 6 एकन 6, तो टोटल कितनी हो गई? 10। 4 यहाँ पर और 6 यहाँ पर, तो हम यहाँ पर ऑक्सीजन को कर लेंगे 10, नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है। अब ये यहाँ से आई अमोनिया और यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ NO में बदल गई। किस में बदल गई? NO, नाइट्रिक ऑक्साइड में। ये यहाँ से घूमती हुई इस नली से होती हुई ऑक्सीजन टैंक में पहुँचती है। अब ये ऑक्सीजन से क्रिया करेगी, यही नाइट्रिक ऑक्साइड NO प्लस O2 ऑक्सीकृत होगी। जब NO प्लस O2 ऑक्सीकृत होगी तो आपका बनेगा NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, यानी कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में बदल जाएगी। यहाँ से इस नली से होती हुई जाएगी, यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगी। अब इसके लिए हम इसको पूरा करते हैं, तो 2 का मल्टीप्लाई करिए और यहाँ पर कर दीजिए 2, क्योंकि 2 एकन 2 और 2 ये टोटल कितने ऑक्सीजन हो गए? 4, तो 2 दूनी 4 है, नाइट्रोजन तो 2 पहले से हैं। अब ये यहाँ पर बन जाती है NO2। अब NO2 गैस कहाँ पहुँचती है? बहते हुए जल के संपर्क में। बहते हुए जल के संपर्क में जब पहुँचती है तो बदल जाती है नाइट्रिक अम्ल में। तो यहाँ पर लिखते हैं NO2 प्लस H2O। H2O, एक ऑक्सीजन अगर इसे मिल जाए तो ये बन जाएगा आपका। अब H2O को ऐसे ना लिख के दूसरे तरीके से लिखते हैं, रफ करने के लिए काफ़ी दूर पर है तो ऐसे लिख देते हैं HOH। ठीक है, जल को ऐसे लिख देंगे और रिएक्शन करेंगे। ठीक, अगर ये OH इस NO2 को प्राप्त हो जाए तो देख लीजिए कितना हो जाएगा। ये ऑक्सीजन इस नाइट्रोजन के साथ NO3 बना देगा और एक H मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा? HNO3। लेकिन ये हाइड्रोजन बेचारा क्या करेगा, तो हम यहाँ पर 2 कर लेते हैं संख्या। NO2 की संख्या 2 हो गई, तो एक आपका बनेगा HNO3 और एक आपका बनेगा HNO2। हो सकता है आपको कंपाउंड में HNO2 ना दिया जाए आपकी किताबों में, लेकिन ये सत्य है कि ये दिखाया नहीं जाता है कि HNO3 को ही डायरेक्ट बदल देते हैं ज़्यादा मल्टीप्लाई लगाने से। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ? 2 NO2 थे, एक को केवल हाइड्रोजन प्राप्त हुआ और एक को OH प्राप्त हुआ। जिसको OH प्राप्त हुआ वो नाइट्रिक अम्ल में बदल गया और जिसको हाइड्रोजन प्राप्त हुआ वो नाइट्रस अम्ल में बदल गया। तो ये हमें नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हुआ और कहाँ भरा रहता है? नीचे तली में टैंक में। ज़्यादा हो जाने पर नल के द्वारा से हम बाहर कर लेते हैं। ये हो गई आपकी ओस्टवाल्ड विधि। अब बर्कलैंड विधि, ऐसी ही बर्कलैंड विधि है। हम यहाँ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ दोनों विधियाँ इसलिए साथ में करा रहे हैं। लोग ओस्टवाल्ड की जगह पर, स्टूडेंट में गलतियाँ हो जाती हैं एग्ज़ाम के समय। क्या हो जाती हैं कि ओस्टवाल्ड विधि की जगह पर बर्कलैंड विधि कर देते हैं और बर्कलैंड विधि की जगह पर ओस्टवाल्ड विधि को लिखकर चले आते हैं और नंबर आपके कट जाते हैं। ऐसा नहीं करके आना, इसीलिए दोनों विधियों को एक साथ में बता रहे हैं। अब बर्कलैंड विधि, बर्कलैंड विधि में क्या करते हैं? हम नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ प्लेटिनम जो होती है 700 डिग्री सेंटीग्रेड, लगभग 700 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये जाली गर्म होती है, जो प्लेटिनम की जाली बनी हुई है। इसमें दोनों को हम प्रवाहित कराते हैं। किसको? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को।
उत्प्रेरक कक्ष होता है। ये क्या होता है? उत्प्रेरक। ये भी उत्प्रेरक है भाई, उत्प्रेरक कक्ष। और उत्प्रेरक कक्ष में ये पहुंचकर बदल जाती है नाइट्रिक ऑक्साइड में। देखिए पहले वाला जैसा बन गया। और नाइट्रिक ऑक्साइड आगे बढ़ती हुई कहाँ जाती है? ऑक्सीजन के टैंक में। और कोई भाई ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो कुछ ना कुछ ऑक्सीजन अपने से जोड़ लेगा। तो क्या होगा? नाइट्रिक ऑक्साइड NO2 ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में बदल जाती है, NO2 में बदल जाती है। अब इसको संतुलित करना है। ऑक्सीजन भाई यहाँ 1 और 2 3 हो रहे थे, यहाँ आए तो 2 ही हैं, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करें तो ऑक्सीजन 4 हो गए, नाइट्रोजन 2। इसको पूरा कर दीजिए तो 2NO2। अब ये 2NO2 नाइट्रिक अम्ल कहाँ जाते हैं? बहते हुए जल के संपर्क में। फिर वही पुरानी रिएक्शन कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के 2 अणु जब जल के साथ धुलते हैं तो ये बंध टूट जाता है। OH जिसके साथ जुड़ जाए इन 2 में से, ये 2 है ना, तो जो जिसके साथ जुड़ेगा तो एक बना देगा HNO3 और एक बना देगा HNO2। एक बनेगा नाइट्रिक अम्ल और एक बनेगा नाइट्रस अम्ल। ये आपके बन गए हैं नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रस अम्ल। ये दोनों देखिए, जो भी आपसे पूछा जाएगा, चाहे वो ओस्टवाल्ड विधि हो तो ऊपर वाला चित्र आपको बनाना होगा, और जब बर्कलैंड आइड विधि हो नाइट्रिक अम्ल के लिए तो ये बनाना होगा। आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रयोगशाला में, और प्रयोगशाला या ऐसे बोल दिया जाएगा कि नाइट्रिक अम्ल बनाने की 2 विधियां लिखिए तथा इसके निम्न रासायनिक गुण दीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप अपना पुराना किसी स्टूडेंट से, अपने भाई मित्र बंधु सखा से लेकर पेपर को देख सकते हैं पुराने की, उसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नाइट्रिक अम्ल बनाने की 2 विधियां दीजिए तथा इनके निम्न रासायनिक गुण दीजिए। इस साल सन 2020 में ये क्वेश्चन आया, 19 में आया, सन 2019 में आया, सन 2018 में आया। यह क्वेश्चन लगातार 3 वर्षों से आ रहा, अगली वर्ष भी आएगा। इसकी तो कोई बाई गारंटी नहीं है कि एग्जामिनर का मूड है। और 8 प्रैक्टिस सेट बनते हैं, 8 आपके पेपर के सेट बनते हैं। कहाँ जाना है, किधर आना है, फिर आपकी किस्मत में आ जाए तो इससे पहले कि 5 अंक का ये क्वेश्चन छूट ना जाए तो इसको तैयार करके चलेंगे। अब ये दोनों चीज़ें प्राप्त हो गई। दोनों बार क्या प्राप्त हुआ? दोनों विधियों में हमें नाइट्रिक अम्ल जब प्राप्त हुआ तो इस प्रकार जो नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है वो अशुद्ध होता है, शुद्ध नहीं होता है। अब नाइट्रिक अम्ल में हम क्या करते हैं? HNO3। ये नाइट्रिक अम्ल हमें अशुद्ध प्राप्त हुआ। इस नाइट्रिक अम्ल में हम क्या करेंगे? इसकी बराबर मात्रा में H2SO4 मिलाकर आसवित कर देंगे, यानी धीरे धीरे से इसको गर्म करेंगे। जब इसका आसवन करेंगे तो जो अशुद्धियाँ नाइट्रोजन में ऑक्सीजन, नाइट्रिक अम्ल में नाइट्रोजन जैसी, ऑक्सीजन जैसी अन्य गैसों की अशुद्धियाँ पृथक हो जाती है और लगभग 95% नाइट्रिक अम्ल शुद्ध प्राप्त हो जाता है। अब हम इसके गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसके गुण लिखेंगे, नाइट्रिक अम्ल के गुण। विधियाँ आपने सीख ली हैं, इनको रफ कर देते हैं। पढ़ेंगे हम नाइट्रिक अम्ल के गुण, इसको सब रफ कर देते हैं। इन चित्रों का काम अब खत्म हो गया। ये लीजिए, रफ हो गया। अब लिखेंगे HNO3। क्यों नाम लिखें? जब आप फार्मूला जानते हैं, अणुसूत्र जानते हैं, तब तक नाम ना लिखें। के गुण 2 ही प्रकार के होते हैं। नंबर 1 भौतिक गुण, फिर उसके बाद कई होते हैं रासायनिक गुण। भौतिक गुण। तो अब हम पढ़ेंगे नाइट्रिक अम्ल के गुण। तो गुणों में होता है पहला गुण भौतिक गुण और दूसरा होता है रासायनिक गुण। तो पहले भौतिक गुण के बारे में चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे नंबर 1, शुद्ध HNO3।
रंगहीन तीव्र गंध वाला, बहुत तीव्र गंध आती है इसमें, गंध वाला सधूम द्रव है। कैसा द्रव है? सधूम। इसमें परमानेंट कुछ ना कुछ धुएं जैसे छल्ले निकला करते हैं, कहते हैं कि धुआं निकला करता है। ठीक है। नंबर 2, वायु में खुला रखने पर ये पीले रंग में बदल जाता है। वायु में यदि हम खुला रखें तो ये पीले रंग में बदल जाएगा। कौन? नाइट्रिक अम्ल। अगला पॉइंट नंबर 3 होगा, इसका क्वथनांक 78.2 डिग्री सेंटीग्रेड व हिमांक -41.3 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जब हम नाइट्रिक अम्ल को उबालेंगे तो उसका क्वथनांक होगा, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट होगा कितना? 78.2 डिग्री सेंटीग्रेड व हिमांक होगा 41.3 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसके बाद में आ जाता है नंबर 4, यह जल में अत्यधिक विलय होता है। अब इसके बाद में आ जाएगा अगला पॉइंट, ये जल में बहुत जल्दी घुल जाता है। इसकी प्रकृति संक्षारक होती है। इसकी प्रकृति कैसी होती है? संक्षारक। यदि ये त्वचा पर पड़ जाए तो पीले रंग के फफोले उत्पन्न हो जाते हैं। त्वचा पर पड़ने से पीले रंग के फफोले उत्पन्न कर देता है। देख लीजिए, अब पहला पॉइंट है भौतिक गुण में शुद्ध नाइट्रिक अम्ल रंगहीन तीव्र गंध वाला सधूम द्रव है। सधूम द्रव है जिसमें थोड़े बहुत धुएं के जैसे कण निकलते रहते हैं। वायु में खुला रखने पर यह पीले रंग में बदल जाता है। इसका क्वथनांक 78.2 डिग्री सेंटीग्रेड होता है व हिमांक -41.3 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह जल में अत्यधिक विलय, जैसे ही जल में डालोगे हाइड्रोजन बंध बनाएगा और तुरंत ही घुल जाएगा। उसके बाद इसकी प्रकृति संक्षारक होती है, त्वचा पर पड़ने से पीले रंग के फफोले उत्पन्न कर देता है। अब आ जाएंगे हम इसके अम्लीय गुण या बोलेंगे रासायनिक गुण। HNO3 के इसके ऊपर से रख देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लिख जाएंगे। जितनी ज़्यादा बोर्ड में जगह बचेगी उतनी ज़्यादा हम आपके लिए रासायनिक गुण यहाँ पर करा पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैं इसके रासायनिक गुण। कोई सा भी पूछा जा सकता है, बस करने का ढंग आता हो। सबसे दूसरी हेडिंग है आपकी रासायनिक गुण। किसके? वो भी नाइट्रिक अम्ल के गुण। नाइट्रिक अम्ल के हम रासायनिक गुण बताएंगे। यहाँ पर ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लगेगा पता नहीं किसके गुण लिख दिए गए हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे HNO3 के रासायनिक गुण। अब थोड़ा सा अच्छा लगेगा। रासायनिक गुण
तो इसमें गुणों में बहुत सारे गुण होने वाले हैं, लगभग 15 से 16 गुण आएंगे इसमें, जो हम आपको करके बताते हैं कैसे करनी है इनकी रासायनिक अभिक्रियाएं। तो पहला होगा अम्लीय प्रकृति। अम्लीय प्रकृति, हम जल से क्रिया कराएंगे। अम्लीय प्रकृति में क्या होगा कि यदि ये हाइड्रोजन आयन देता है तो ये अम्लीय प्रकृति का है आर्हीनियस के अनुसार। तो हम इसको जल में घोलेंगे HNO3 और इसको जल में घोलेंगे H2O, तो ये बनाएगा, इस हाइड्रोजन से क्रिया कर जाएगा जल, तो बनाएगा हाइड्रोनियम आयन H3O+। ये बन गया आपका हाइड्रोनियम आयन और बन जाएगा आपका नाइट्रेट आयन। जल ने एक हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लिया, वो भी कैसा था, धन आयन, और धन आयन लेने के कारण ये जल बदल गया हाइड्रोनियम आयन में और इस पर आ जाएगा माइनस का चार्ज। यानी कि नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल अम्लीय प्रकृति का होता है। इसकी प्रकृति कैसी होती है, प्रबल अम्लीय, क्योंकि जल में घोलने पर पूर्ण रूप से वियोजित हो जाता है, तो ये एक प्रबल अम्लीय प्रकृति का होता है। अब नंबर 2 लिखेंगे ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा का प्रभाव, नाइट्रिक अम्ल को गर्म करेंगे, केवल हीट देंगे, तो नाइट्रिक अम्ल को जब हम हीट देंगे तो जल भी निकल जाएगा। तो यहाँ जल जब भी देंगे तो जल निकल जाएगा। नाइट्रिक अम्ल को गर्म करेंगे, ऊष्मा का प्रभाव देंगे भाई नाइट्रिक अम्ल में, तो एक H तो जल बना नहीं सकता, हम 2 का मल्टीप्लाई करें। 2 का मल्टीप्लाई करने से ये हाइड्रोजन, ये कितने हो जाएंगे, ऑक्सीजन 6, तो यहाँ पर 1 निकल गया और बनेगा आपका 2NO2 और एक और ऑक्सीजन गैस मुक्त होगी, तो यहाँ पर कितना होगा, NO2। अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई ज़्यादा कर दें तो और ज़्यादा लगाएं, 4 का मल्टीप्लाई करें। 4 का मल्टीप्लाई करने से क्या होगा कि हाइड्रोजन की संख्या बढ़ जाएगी, नहीं तो ये ऑक्सीकारक गुण हो जाएगा। अभी हम बता रहे हैं सिर्फ ऊष्मा का प्रभाव। अब ये 4 हाइड्रोजन यानी 4 तियों 12 ऑक्सीजन को 4 कितने तोड़ देंगे, 2 तोड़ देंगे, तो यहाँ पर ये नाइट्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 4, तो 4 का मल्टीप्लाई यहाँ कीजिए, तो 4 दूनी 8 और है ऑक्सीजन कितने 12 और 2 10 और ऑक्सीजन मुक्त होगी। ठीक है, ये हो गया है ऊष्मा का प्रभाव। जब नाइट्रिक अम्ल में हम ऊष्मा प्रवाहित करते हैं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जल और ऑक्सीजन बनते हैं, इतने कंपाउंड बनते हैं। नंबर 3 ऑक्सीकारक प्रकृति। ऑक्सीकारक प्रकृति, आप जानते होंगे कि आपको बताया होगा कि बहुत से ऐसे कंपाउंड होते हैं जैसे K2Cr2O7 और पोटेशियम डाइक्रोमेट और जैसे HNO3, KMNO4, ये सभी क्या होते हैं, ऑक्सीकारक एजेंट, ऑक्सीकारक अभिकर्मक होते हैं। ऑक्सीकारक अभिकर्मक यानी कि ऐसे पदार्थ जो स्वयं विघटित होकर नवजात ऑक्सीजन देते हैं। कैसी, नवजात ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन जिसको देते हैं वो अपने में ऐड करके यानी कि योग करके नए यौगिक में परिवर्तित हो जाता है, जैसे यहाँ पर दिखाते हैं। हम लेते हैं नाइट्रिक अम्ल HNO3, नाइट्रिक अम्ल को थोड़ा सा गर्म करते हैं तो बनता है हमारा जल बन जाता है, और जल बनाने के लिए हमें 2 हाइड्रोजन चाहिए। ये 2 हाइड्रोजन इसकी 1 ऑक्सीजन लेकर चले जाते हैं तो जल। अब नाइट्रोजन कितने हैं, 2NO और यहाँ पर NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब टोटल कितने ऑक्सीजन है, 3 दूनी 6 यानी 2 तियाँ 6, तो 2 दूनी 4 और 1 5 निकल गए और ये बची नवजात ऑक्सीजन। ये नवजात ऑक्सीजन आपकी बच गई है। ठीक है, ये है क्या, ऑक्सीकारक एजेंट। ये कथी क्रिया हो गई चौथी। अब आ जाता है तो अगला पॉइंट होगा अधातुओं का ऑक्सीकरण। अधातु में हम क्या ले लेंगे, कार्बन। कार्बन की नाइट्रिक अम्ल से अब क्रिया कराएंगे HNO3, इसका हमें ऑक्सीकरण करना है, इसको हमें बनाना है कार्बन मोनोऑक्साइड।
ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि इसको एक ऑक्सीजन देनी है और हम पहले से जानते हैं कि ये एक नवजात ऑक्सीजन को छोड़ सकता है डिकम्पोज होने के बाद। जब हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हाइड्रोजन इसकी एक ऑक्सीजन को लेकर चला जाएगा और बनाएगा, जल का निर्माण कर देगा। और बच्चे कितने, 2 नाइट्रोजन और ये बन जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब टोटल कर लेते हैं, 2 3 6, 2 दूनी 4, 1 5 और 1 6, और कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पे बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पर हो गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब आपकी अभिक्रिया होगी नेक्स्ट अभिक्रिया में हम कराएंगे नंबर 5 फास्फोरस से अभिक्रिया। फास्फोरस से अभिक्रिया नंबर 5 फास्फोरस से अभिक्रिया। अब हम फास्फोरस से अभिक्रिया कराएंगे नाइट्रिक अम्ल की, तो हमारा बनता है फास्फोरिक अम्ल, आर्थोफास्फोरिक अम्ल। तो यहाँ पर हम लिख दें HNO3 और हमारा बनेगा एक नया कंपाउंड जिसका नाम होगा H3PO4 और बनेगी नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड और बनेगा एक क्या, नाइट्रिक जल का निर्माण होगा। अब हमें यहाँ पर पूरे करने होंगे। यहाँ पर यदि हम 2 फास्फोरस कर लेते हैं तो हाइड्रोजन की संख्या में 3 दूनी 6 यानी 3 2 5, तो कम से कम 5 का मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि एक तो 3 हाइड्रोजन इसमें टूटेंगे और 2 जाएंगे जल के साथ। 5 का मल्टीप्लाई करने से 5 3 15, और यहाँ पर अभी ना करें, 5 का मल्टीप्लाई कर लिया, ये फास्फोरस 2 हटा दें, तो 5 3 15, ऑक्सीजन कितने हो गए 4 और 2 6 और एक साथी हो रहे हैं, और यहाँ पर है कितने 15। तो हम फास्फोरस की संख्या बढ़ा देते हैं, 2 का मल्टीप्लाई कर दें, तो फास्फोरस के चक्कर में कितने हो गए 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 हाइड्रोजन ये, और ये कितने हो गए 6 और 2 8 हो गए हैं। तो 8 का मल्टीप्लाई ज़रूरी होगा, लेकिन उससे पहले हम ऑक्सीजन गिनती कर लेते हैं। 5 3 15, यहाँ पर 8 और 2 10, और 10 के 5 नाइट्रोजन के लगा देंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे 8 और 10, और हाइड्रोजन के कितने बचे 3 दूनी 6, और यहाँ 5 ही लिए हैं लेकिन 8 करने हैं, 8 करेंगे तो 3 दूनी 6 और 2 8। अब हम पूरे ऐड कर लेते हैं कि देखते हैं पूरे हुए कि नहीं। 8 3 24 हैं कितने ऑक्सीजन 8 10 और 11 नहीं हो रहे पूरे, और बढ़ानी पड़ेगी संख्या। हम यहाँ पर करेंगे 10 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हम कर देंगे 10 का मल्टीप्लाई और 5 निकाल देंगे NO2, कितने 10 NO2। इसका मतलब है यहाँ पर 30 ऑक्सीजन है, कितने हैं 30 ऑक्सीजन में 2 चाकू 8 तो यहीं हमें मिल गए, क्योंकि 2 का 4 में गुणा, 10 दूनी 20। यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 10, और हमने यहाँ से कितने ले लिए 6, तो 2 दूनी 4, 2 एकन 2, तो 2 एकन 2 के मतलब है कि 22 और 8 30 हो जाते हैं, और यहाँ 10 यहाँ 30, क्योंकि 2 चाकू 8 और 10 10 दूनी 20, 10 दूनी 20 और 2 एकन 2, 20 और 2 22 और 8 30 हो जाते हैं। तो हम जब फास्फोरस के साथ में नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं तो हमें मिलता है मुख्य यौगिक जिसका नाम होता है आर्थोफास्फोरिक अम्ल। ये आपका निर्माण होता है आर्थोफास्फोरिक अम्ल, आर्थोफास्फोरिक अम्ल, ये निर्माण हो जाता है। अब नेक्स्ट अभिक्रिया होगी हमारी सल्फर से, नंबर 6 सल्फर से अभिक्रिया। हम जब सल्फर से अभिक्रिया कराएंगे तो अब भी हमें बनाना होगा नाइट्रिक अम्ल, अरे सॉरी सल्फर से अभिक्रिया कराए नाइट्रिक अम्ल की HNO3। तो सल्फर जब नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करता है तो बदल जाता है H2SO4 में,
और बनता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। ये दोनों कंपाउंड तो परमानेंट हर रिएक्शन में मिलेंगे, हर रिएक्शन में मिलेंगे, बस ठंडे जल की अलग होगी और गर्म जल से फिर बाद में अलग हो जाती है। वरना नाइट्रिक ऑक्साइड मिलता है, यहाँ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक सल्फर है H2SO4 बना दिया, तो यहाँ पर हमें हाइड्रोजन कितने 2 और 2 4 प्राप्त हुए। तो 4 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 4 3 12। ऑक्सीजन कितनी है 8, 4 और 2 6, और नाइट्रोजन की संख्या पहले बढ़ाइए भाई, कितने हो गए 4। ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को ही हर रिएक्शन में यदि आपने ऑक्सीजन को पूर्ण कर दिया तो समझिए आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो गई। ऑक्सीजन को ही पूर्ण करना है, इसीलिए सबसे पहले सेकेंड पेपर पढ़ने के बाद पी ब्लॉक पेपर का चैप्टर पढ़ना चाहिए, लेकिन हम आपको क्रमानुसार पढ़ाएंगे ताकि ये हमारे इस चैनल की बात है ना। तो यहाँ पर क्या 4 दूनी 8 ये हो जाएंगे, और ये कितने रह जाएंगे 2 दूनी 4, तो कितने हो गए आपके भाई, जोड़िए 4 3 12, तो ये हो गए 4, तो 8 4 12 तो यहीं हो रहे, मामला बिगड़ गया। अब 8 4 12 यहाँ हो रहे, तो हमें ऑक्सीजन की संख्या बढ़ा लेनी होगी, 6 कर लेंगे। 6 करने पर हम सल्फ़र को इतना ले लेंगे कि जो हमारा बनने वाला यौगिक है वो सही मात्रा में आ जाए। 6 का मतलब है यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई होगा तो 12 ऑक्सीजन, और 6 18 हैं, 4 ये हो गए पूरे, देख लीजिए 12 4 16 और 2 18। लेकिन ऑक्सीजन हाइड्रोजन की संख्या 3 दूनी 6, सही है। 2 यहाँ हाइड्रोजन निकल गए, सॉरी हम यहाँ पर हाइड्रोजन को मिला रहे हैं, ये बात याद रखना कि 2 हाइड्रोजन यहाँ भी निकल गए और 6 हैं टोटल, तो 2 ये 4 ये टोटल हाइड्रोजन भी 6 हो गए। सल्फ़र तो अकेला था, हो गया अकेला पूरा, तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जब हम सल्फ़र को नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और जल पृथक हो जाता है। ये आपके यहाँ थोड़ी सी टफ पड़ेंगी आपको, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं, हम आपको सिखा रहे हैं। अब अगला पॉइंट है, 7वीं अभिक्रिया होगी आपकी आयोडीन से। आयोडीन से अभिक्रिया, पता है आयोडीन से जब भी नाइट्रिक अम्ल अभिक्रिया करता है, जैसे यहाँ आर्थोफास्फोरिक अम्ल बनाया, यहाँ सल्फ्यूरिक अम्ल बनाया, अब बनाएगा आयोडिक अम्ल। क्या बनाएगा आयोडिक अम्ल। अब हम आयोडीन से I2 प्लस HNO3 की अभिक्रिया कराते हैं और एरो लगाते हैं, और आयोडिक फार्मूला होता है I2HI2O3 प्लस बनेगा NO2, और ये NO2 और जल तो परमानेंट, ये 2 कंपाउंड तो हर एक अभिक्रिया में बनने वाले हैं, ये तो आप याद ही रखें। तो ठीक है, आयोडिक अम्ल बनेगा HiO3। तो आयोडीन को हम लिखते हैं I2, तो पहले I2 को पूरा कीजिए, कर दिया हमने आयोडीन को पूरा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई है 3 दूनी 6 और 2 8 और 1 9, नहीं हो सकती, तो हम यहाँ पर क्या करें 10 का मल्टीप्लाई कर लें। बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करना होगा, थोड़ी सी मात्रा में नहीं, तो ये हो जाएगा NO2 10 NO2। ऑक्सीजन यहाँ पर 20 पूरे हो गए हैं, कितने टोटल, तो ज़्यादातर मोस्टली 8 या 10 का ही मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं। देखिए 6 का हुआ, 10 का हुआ, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, यहाँ पर 10 NO2 20 ऑक्सीजन, ये 2 3 6 ये हो गए, और हाइड्रोजन कितने हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे 4H2O, तो 4 ये 24 और 6 30 हो गए ना, 6 यहाँ है, 3 दूनी 6 20 यहाँ ऑक्सीजन, 4 यहाँ, और हाइड्रोजन जोड़ लीजिए, 4 दूनी 8 और 2 10 10 ही तो है हाइड्रोजन। ये हो गई आपकी आयोडीन से अभिक्रिया, और इसको बोलते हैं आयोडिक अम्ल, आयोडिक अम्ल। अब नेक्स्ट अभिक्रिया में चलते हैं, बहुत अभिक्रियाएं थोड़ा सा तेजी से चलेंगे। नंबर है अगला 8वां, आर्सेनिक से अभिक्रिया।
आर्सेनिक से अब क्रिया कराएंगे हम नाइट्रिक अम्ल की। तो आर्सेनिक ये धातु है, उपधातु है, और इसकी नाइट्रिक अम्ल HNO3 से क्रिया करा दें तो ये बनाएगा आर्सेनिक अम्ल। इसका मतलब होता है कि ये बनाएगा H3SO4, H3SO4 नहीं, H2SO4 बनाएगा। देख लेते हैं, पहले इसकी बैलेंसी को हम क्लियर कर लेते हैं। नहीं, आर्सेनिक की बैलेंसी होती है 4, 6 तो 7 होती है बैलेंसी, तो इसने आर्सेनिक के ऑक्सीजन को ऐसे घेर रखा है। पहले बैलेंसी पूरी कर लेते हैं, और ये फ्री है। तो आर्सेनिक के लिए एक बैलेंसी और फ्री होती है हाइड्रोजन की, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन और एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। अब ये आर्सेनिक अम्ल बना है तो H3SO4 बनेगा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और जल पृथक हो जाएगा। ये दोनों कंपाउंड तो आप रट ही लें कि हाँ ये बनने वाले हैं। अब इसमें मल्टीप्लाई करना, हमें ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि ऑक्सीजन भी पूर्ण हो जाए और जल भी बन जाए। तो यहाँ पर देखिए कैसे हाइड्रोजन आए 3, और यहाँ पर कैसे 2, 5। तो 5 का मल्टीप्लाई करिए और 5 NO2 आपके बन जाएंगे। जितने का मल्टीप्लाई यहाँ होगा उतने ही NO2 आपको प्राप्त होंगे, क्योंकि नाइट्रोजन की संख्या 5 हो गई। अब यहाँ पर ऑक्सीजन वो छोड़ गया, तो यहाँ ऑक्सीजन 4 हैं और 5 दूनी 10 और 1 11। यहाँ पर ऑक्सीजन 5 3 15 हो रहे हैं। अभी हम इसको पूरा करेंगे तो हाइड्रोजन 3 2 5 कितने हो रहे हैं, 3 5 15। अरे हो तो रहा भाई, 10 और 4 14 और 1 15। एक इसमें है, इसको मिलाकर 10 और 4 14। हाइड्रोजन 3 और 2 5। आर्सेनिक एक लिया था, एक पूरा हो गया। तो अब हम नवीं क्रिया करवाएंगे। नवमी कॉपर धातु से अभिक्रिया। कॉपर धातु से अपक्रिया कराएंगे। कॉपर धातु से 2 प्रकार से अपक्रियाएं होती हैं। अब यहाँ पर जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता था, अब ये नाइट्रस ऑक्साइड में बदल जाएगा, यानी कि हंसाने वाली गैस, और एक बार बन जाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड। तो 2 बार, एक बार होगी आपकी गर्म करने पर। कैसे? गर्म करने पर, और दूसरी बार होगी ठंडा करने पर। जब हम कॉपर धातु को नाइट्रिक अम्ल की अधिकता में बहुत सी मात्रा लेनी होगी में गर्म करते हैं तो हमारा कॉपर नाइट्रेट क्या बनेगा? कॉपर नाइट्रेट। क्या? CuNO3 का होल ट्वाइस, क्योंकि बैलेंसी कॉपर की 2 होती है, और बनेगा अपना मेन कंपाउंड नाइट्रोजन नाइट्रस ऑक्साइड, और ये मुक्त होगी और बनेगा जल। अब हम इसको पूरा करते हैं, और दूसरी बार जब अब क्रिया होगी कॉपर की तो वो होगी HNO3 के साथ। तब क्या होगी? ठंडा करने पर। ये है गर्म करने के लिए, और ये ठंडा। जब कॉपर को नाइट्रिक अम्ल के साथ क्या करें? गर्म। जब कॉपर को नाइट्रिक अम्ल के साथ क्या करेंगे? ठंडा। तो इसमें भी बनेगा आपका कॉपर नाइट्रेट, लेकिन यहाँ पर बनेगी नाइट्रस ऑक्साइड और जल पृथक हो जाएगा। अब दोनों में जो निकलने वाली गैस है उसके लिए 2 अभिक्रियाएं हो जाती हैं। बनता दोनों में कॉपर नाइट्रेट ही है, लेकिन अभिक्रियाएं की स्थिति बदल जाती है। अब अभिक्रियाओं की स्थिति बदल जाने के कारण हम क्या करें? यहाँ पर अधिक मात्रा में क्या, ज़्यादातर मोस्टली 10 या 5 का तो मल्टीप्लाई होना है, तो हम इतना ले लें कि ये संख्या पूरी हो जाए। यहाँ पर देखिए कितने हो गए? 2 हो गए, और यहाँ भी हाइड्रोजन की मात्रा ज़्यादा चाहिए, तो लगभग 10 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 10 ये हो गए। NO2 की संख्या कितनी हो गई? 10। नाइट्रोजन 10 हो गए, तो हमें कम से कम 4 दूनी 8 यहाँ पर मल्टीप्लाई लगाना होगा, क्योंकि 2 एकन 2 और 2 चाकू 8। नाइट्रोजन संख्या कितनी हो गई? 8, और ये 2 10 हो गए पूरे। अब समझो हो जाएगी। यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई कर दें। कॉपर हम 4 लेकर इसमें डालेंगे तो यहाँ पर 10 NO2 निकाल लेंगे, 8 यहाँ पर NO3 निकल गए, 10 में से 8 निकल गए हैं, और बचे कितने? 2। तो 2 नाइट्रोजन। अब ऑक्सीजन कितनी है टोटल? 30। तो यहाँ देखिए
2 तियाँ 6 और 6 चौक 24 यहाँ होती हैं, 24 और 1 25। और ये हाइड्रोजन कितने हैं 10, यहाँ पर तो 2 ही लिखे, तो हम 2 का 5 का मल्टीप्लाई करें तो 5 दूनी 10, 5 ऑक्सीजन ये, 1 ऑक्सीजन ये और 24 ये, तो 5 और 1 6, 6 और 24 30 हो जाती हैं। अब यहाँ पर करेंगे तो नाइट्रोजन की संख्या कम हो रही है, तो हम क्या करें 8 का मल्टीप्लाई कर लें। 8 का मल्टीप्लाई का मतलब है यहाँ पर 4 हो गए हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को सिर्फ पूरा कीजिए आप, ऑक्सीजन को, और यहाँ पर कॉपर के आगे 3, तो 3 दूनी 6 ये नाइट्रोजन हो गए और 2 ये, कितने हो जाएंगे 8। अब देखते हैं अगर कॉपर यहाँ पर संतुलित होता है 8 से, तो फिर हम देख लेते हैं। 3 दूनी 6 नाइट्रोजन ये और 2 ये नाइट्रोजन, 8 हो गए, 6 और 2 8। अब ऑक्सीजन को देख लेते हैं, 8 तियों 24, तो यहाँ पर 3 दूनी 6 छतियाँ 18 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 और वहाँ पर कितने हैं 4, तो 18 6 24, क्योंकि 4 और 2 6 और 18 24 हो गए पूरे भाई कॉपर के आगे। देखिए दोनों स्थिति में क्या बना है, ये जब भी हम मल्टीप्लाई करके आपको दिखाते हैं इसका मतलब है ऑक्सीजन को पूर्ण कर रहे हैं या फिर हाइड्रोजन को संतुलित कर रहे हैं। क्या होता है जब कॉपर को नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो कॉपर नाइट्रेट और नाइट्रस ऑक्साइड गैस मुक्त होती है, कॉपर नाइट्रेट बनता है। लेकिन जब कॉपर को हम नाइट्रिक अम्ल के साथ ठंडा करते हैं तो कॉपर नाइट्रेट बनता है, लेकिन नाइट्रस ऑक्साइड, यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है गैस भाई, यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड ही बनेगी। इस बात को आपको याद रखना होगा। अगर नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगी तो आपकी अभिक्रिया पूरी नहीं होगी, ये पूर्ण नहीं हो सकती। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इसको मिटा देते हैं। बिल्कुल सेम अगर हम किसी और धातु से अभिक्रिया कराएं बिल्कुल ऐसे ही होगी, तो हम बताते हैं, देखिए कैसे। नंबर 2, जिंक से अभिक्रिया, यह भी 2 प्रकार की अभिक्रियाएं देता है। पहले गर्म करने पर, फिर ठंडा करने पर। अब देख लीजिए दोनों प्रकार में, गर्म करने पर जिंक को हम गर्म करेंगे, बिल्कुल सेम अभिक्रियाएं होनी है, वही 10HNO3 ले लीजिए, पहले HNO3 लिख लीजिए। गर्म करेंगे तो बनेगा ZnNO3 का होल ट्वाइज और नाइट्रस ऑक्साइड और जल बनेगा। ये अभिक्रिया होगी, क्योंकि जब धातु है जैसी कॉपर है 2 वैलेंसी वाली, वैसी ही जिंक धातु है, तो जिंक को फिर हम नाइट्रिक अम्ल के साथ में क्या करेंगे ठंडा, पहले क्या किया हमने गर्म। अब ये क्या बनाएगा ZnNO3 का होल ट्वाइज और ये बनाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड और ये हो गया जल। ये है नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि हंसाने वाली गैस, ये है नाइट्रिक ऑक्साइड जिससे हमने अम्ल को बनाया था। अब यहाँ पर देखिए वही 4 का मल्टीप्लाई 10 का, यहाँ पर 3 का, यहाँ 8 का, यहाँ पर 4 दूनी 8 और ये हो जाएंगे 5 दूनी 10। वही पुरानी रिएक्शन जैसे कॉपर में की थी वैसे कर देनी, यहाँ पर 3 का, यहाँ पर 3 दूनी 6, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई। अब मिला लीजिए, हाइड्रोजन कितने हैं 10, उधर देखिए 5 दूनी 10 हाइड्रोजन कंप्लीट। जिंक 4 हैं, नाइट्रोजन को गिनना होगा, नाइट्रोजन 10 चाहिए हमें, 4 दूनी 8 क्योंकि ये 2 का मल्टीप्लाई लगा हुआ है, हो गए, और ये 2 10। अब हमें ऑक्सीजन 10 तियाँ 30, तो ये 2 तियाँ 6 और 6 चौक 24, यहाँ 2 तियाँ 6 ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन हो रही हैं और ये इससे मल्टीप्लाई कर रही है, तो 24 और 1 25 और 5 30 हो गई। ऐसे यहाँ 8 तियाँ 24, यहाँ पर कितनी होगी 6 तियाँ 18 और 2 20 और यहाँ पर क्या कर दीजिए 4 दूनी 8, 20 और 4 24 क्योंकि यहाँ पर 24 है। नाइट्रोजन 3 दूनी 6 और 2 8 हो गए पूरे। किसी भी धातु से अब ये अभिक्रिया करेगा जिसकी डबल संयोजकता होगी वो ठंडा करने पर, अब चाहे लेड से कराओ, चाहे टिन से कराओ, चाहे पीबी से कराओ, तो ये अभिक्रिया
इसी प्रकार से होगी, एक में बनेगा नाइट्रस ऑक्साइड, एक में बनेगा नाइट्रिक ऑक्साइड। अब हम कराते हैं सल्फर डाइऑक्साइड से अपक्रिया, SO2 से अपक्रिया। नंबर 12 अपक्रिया है SO2 से अभिक्रिया। ऐसी अपक्रिया करानी है कि सल्फर अपचयित हो जाए। क्या हो जाए? अपचयित हो जाए। तो SO2 प्लस HNO3, तो ये बनाएगा महाराज, सल्फ़र को अपचयित कर देगा, इसकी ऑक्सीजन को छीन लेगा। अब बनाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फ़र को यहीं छोड़ देगा और जल बनाएगा। देखते हैं कौन सा नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है। तो ये 2 ऑक्सीजन और 3 कितने हो गए? 5। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के आगे 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 तिया 6, तो 2 यहाँ, 2 दूनी 4 और 1 5 ही हो रहे हैं। तो 5 होने के कारण हाइड्रोजन की संख्या को हम बढ़ा लें। हाइड्रोजन की संख्या को हम इतना बढ़ा लें, यहाँ पर कर लें 8, तो यहाँ पर हो जाएंगे नाइट्रोजन 8, NO2 8 तियों 24, 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8, तो यहाँ पर सल्फ़र ऑक्सीजन ज़्यादा हो रहे हैं। ऑक्सीजन की H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल या तो H2SO4 हो। इस अपक्रिया को दोबारा देखते हैं। HNO3 में की अपक्रिया कराएं तो एक सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है, H2SO4 और सल्फ़र अपचयित और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और जल बनेगा। अब इस अपक्रिया को पूरा करते हैं, सल्फ़र भी अपचयित होगा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी बनेगा। नहीं, यहाँ पर जल का निर्माण तो हो ही नहीं सकता है भाई, H2SO4 बनाना है। तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करिए, 2 का मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिला? यहाँ से 2 हाइड्रोजन और ये इसमें शामिल हो गए। एक सल्फ़र को लेकर क्या बना दिया इसने? NO2। तो 2 का मल्टीप्लाई नाइट्रोजन करिए, क्योंकि नाइट्रोजन की संख्या यहाँ 2 है, 2 तिया 6, तो 2 दूनी 4 और 4 8 है, लेकिन ये भी तो है भाई 2 ऑक्सीजन। तो एक सल्फ़र मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है और सल्फ़र अपचयित हो जाता है। जब सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस को नाइट्रिक अम्ल में प्रवाहित करते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। कुछ मात्रा में सल्फ़र अपचयित हो जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस पृथक हो जाती है। भाई बड़ा टेंशन में हो, थोड़ा सा गर्म मिजाज भी है। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस को इसमें प्रवाहित कराते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है और सल्फ़र अपचयित हो जाता है, H2SO4 एक अपक्रिया में रह गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट अपक्रिया नंबर 13 H2S से अभिक्रिया। बहुत है रासायनिक गुण, आपको जितने चाहें उतने सीख सकते हैं। हम नाइट्रिक अम्ल में H2S डालेंगे तो बनेगा हमारा H2S प्लस HNO3। इसको जब हम गर्म करेंगे तो हमारा बनेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सल्फ़र को अपचयित करना है, तो यहाँ पर सल्फ़र को अपचयित करने के लिए हम क्या करें? 2 का मल्टीप्लाई लगा दें, 2 हाइड्रोजन ये और 2 ये, 4 हाइड्रोजन 2H2O जल बना देंगे, 2 ये और सल्फ़र रह जाएगा, अपचयित हो जाएगा। बचा क्या? ये इसकी 2 तिया 6 ऑक्सीजन है, 2 लिए चले जाएंगे तो बनेगा 2NO2। क्या बनेगा? 2NO2, क्योंकि ये देखिए दोबारा से लिखे देते हैं ये कंपाउंड कैसे बने। H2S हाइड्रोजन गैस को हम नाइट्रिक अम्ल HNO3 में प्रवाहित करते हैं, तो ये दोनों हाइड्रोजन अगर हम जल के लिए ले लें तो ये अकेला बच जाएगा, तो हम 2 इसमें कर लेते हैं। तो H2 ये और दोनों ये H2SO4
H2O, ये क्या हो गया 2H2, 2 हाइड्रोजन ये 2 ये, और इसके 2 ऑक्सीजन लेकर क्या बना देगा 2H2O। ऑक्सीजन कितनी खर्च हो गई 2, कितनी खर्च हो गई 2, और यहाँ पर 2 दूनी 4 हैं और 2 तियाँ 6, तो टोटल ऑक्सीजन ही है। सल्फर अपचयित हो जाएगा। जब हम H2SO गैस को नाइट्रिक अम्ल में प्रवाहित कराते हैं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड व जल बनता है, सल्फर अपचयित हो जाता है। अब हम कराएंगे अपक्रिया, इसको रब कर देते हैं। अपक्रिया नंबर 14 और इसके बाद अपक्रियाएं समाप्त। अपक्रिया नंबर 14 14 पोटेशियम आयोडाइड से अभिक्रिया। पोटेशियम आयोडाइड से अभिक्रिया कराएंगे हम नाइट्रिक अम्ल की। तो Ki, थोड़ा दूरी पर खड़े हो तो कंपाउंड के अंक दिखा करते हैं। HNO3 के साथ हम गर्म करते हैं तो आयोडाइड अपचयित हो जाता है, यानी कि आयोडीन में बदल जाता है, और हमें प्राप्त होता है KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। और हमारा जो भी कंपाउंड बनेगा उसको हम बाहर कर देंगे। तो IO2 कितना I2 लिख दिया है, और यहाँ पर I1 है, तो क्या करें 2 का मल्टीप्लाई। अब ये पोटेशियम 2 बार हो गया तो हम यहाँ 2 पोटेशियम भी करें। NO3 की संख्या कितनी हो गई 2 बार, लेकिन ये फिर हाइड्रोजन कहाँ जाएंगे, नहीं हो सकता ना, तो यहाँ पर बढ़ा लीजिए। 4 की जगह 4 करेंगे, देखते हैं 2H2, तो चौक 12 और 3 दूनी 6, 2 ही ले जा पाएगा, और भी आगे बढ़ाते हैं कहानी को, 6 का मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर क्या बनेगा 6NO3 हो गया है, तो 6 हाइड्रोजन 3H2O और ये 6NO2, 6 क्या बनेंगे NO2। अब ऑक्सीजन को पूरा करते हैं। आयोडीन मिल गई, नहीं हो रहे, NO2 इसको हम और बढ़ाएं, नहीं बनेगा कहानी। तो यहाँ पर 6 पोटेशियम हो गए तो 6 KNO3 बन जाएंगे, पूरे नाइट्रेट चले जाएंगे KNO3, और ये 3 आयोडाइड 3 आयोडीन की अपक्रिया हो जाएगी और KNO3 बन जाएंगे 6 की जगह पर अगर हम इतना ही ले लेंगे फिर हाइड्रोजन का क्या होगा, तो यहाँ पर और संख्या बढ़ानी होगी। जैसे जैसे अपक्रिया जब तक नहीं होती है आप मल्टीप्लाई बढ़ाते चले जाएं। तो यहाँ 8 का मल्टीप्लाई करिए, 8 में से 6 K हैं और 6 ले लो यहाँ पर NO3, तो क्या बन जाएंगे 6NO3। अब बचे कितने NO3 2 बार, NO3 2 बार बचा हुआ है, ये तो आपका कट गया। 8 थे, अब 4 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन यहाँ पर बना देंगे 4H2O, ठीक है, और शेष बनेगी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ये तो आयोडीन निकल गई 3I2। ठीक, एक बार फिर समझ लें, जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन छूट रहे थे, 6 से किया तब हाइड्रोजन की संख्या में ऐसी कमी आ रही थी कि ऑक्सीजन नहीं मिल रहे थे। अब हमने 8 का मल्टीप्लाई किया तो 8 हाइड्रोजन और यहाँ 8 तीनों 24 है, कितनी है ऑक्सीजन 24, 8 हाइड्रोजन इसकी 4 ऑक्सीजन को खा सकते हैं और बना देंगे 4H2O, और 6 पोटेशियम है तो 6 नाइट्रेट इसके साथ चाहिए, तो 6 KNO3 यानी सोरा बन जाएगा, जिसे हम कहते हैं सॉल्ट पीटर। आयोडीन 6 कन 6 हैं तो 3 दूनी 6 निकल गए। अब नाइट्रिक अम्ल हम देखेंगे कि यहाँ पर NO2 कितने हैं 6 बार है नाइट्रोजन, और यहाँ ऑक्सीजन हो जाएंगे 6 तियाँ 18, नाइट्रोजन अभी भी 8 में से 2 कम है तो 2 का मल्टीप्लाई कर लें, तो ऑक्सीजन को पूरा करें, कितनी है 24 थी, यहाँ पर 24 है, 18 ये 4 ये 22 और 4 26, 8 तियाँ 24 26 कैसे हो गए भाई, नाइट्रस ऑक्साइड बन रहा है, सॉरी नाइट्रस ऑक्साइड। तो देखिए 2
18 4 22 और 2 24। यहाँ पर कितने 8 या 24। जब हम पोटेशियम आयोडाइड को नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो आयोडीन अपचयित हो जाता है। ये अपक्रियाएँ बहुत जी हैं, बस थोड़ा सा माइंड लगाने को है। अगर ये लगता है आपको अपक्रियाओं को हमने जल्दी से सिखा दिया है तो अगले वीडियो में हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बताएंगे नाइट्रिक अम्ल के उपयोग। अब आ जाएगी उपयोग। तो नाइट्रिक अम्ल का उपयोग होता है सबसे पहला ऑक्सीकारक के रूप में, दूसरा लिखेंगे प्रयोगशाला के अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, तीसरा लिखेंगे ऑक्सीकारक एजेंट के रूप में, चौथा लिखेंगे कॉपर नाइट्रेट और विभिन्न धातुओं को अपचयित करने में, जैसे इसमें आयोडीन अपचयित हो गई, उस वाली अपक्रिया में सल्फर अपचयित हुआ था। और फिर लिख सकते हैं KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट आदि के निर्माण में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।